हेलो बच्चों, ये जो वीडियो लेक्चर है वेक्टर एनालिसिस प्रैक्टिस ऑफ प्रॉब्लम्स। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेरियस प्रॉब्लम्स ऑन वेक्टर एनालिसिस। मोस्टली जो प्रॉब्लम्स यहाँ पर होने वाली हैं वो पीवाईक्यूज होने वाले हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशंस के, लाइक नीट, जेईई मेंस और एडवांस। इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम्स अलग से भी हम इसमें कंसिडर करेंगे। तो लेट अस बिगिन। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने वाला है ये पूरा वीडियो लेक्चर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, दिस इज फ्रॉम जेईई मेन 2023। ऑनलाइन एग्जाम होता है 15 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट में। सिंपल क्वेश्चंस आए हैं। अगर आप जेईई मेन का पैटर्न देखें तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो लोग वेक्टर से। क्वेश्चन क्या है? अ वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, और वाई कंपोनेंट का हमको मैग्नीट्यूड दे दिया है, तो एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड पूछ लिया। ठीक है, देखते हैं क्या हो सकता है इसमें। देखिए, ये आपका मान लीजिए वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये बीच में मान लो कोई वेक्टर है, ए वेक्टर, और ये जो एक्स एक्सिस से इसका एंगल है वो है थीटा मान लेते हैं। थीटा की वैल्यू हमको दे रखी है 30 डिग्री है। तो आपको पता है कि जो एक्स कंपोनेंट आता है वो कितना आता है, ए कॉस थीटा आता है। हम लोगों ने कंपोनेंट रिजॉल्व किए हैं। और वाई कंपोनेंट कितना आएगा, इधर एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट आ जाता है ए साइन थीटा। हमको ए कॉस थीटा की वैल्यू पता है, नहीं सॉरी, ए साइन थीटा की वैल्यू पता है, वाई कंपोनेंट पता है ना, तो ए साइन थीटा ये वाली चीज हमको मालूम है। कितनी है? इट इज 2 टाइम्स रूट 3। आप सवाल में देख सकते हैं ये वाई कंपोनेंट दे रखा है, और थीटा भी गिवन है। तो थीटा 30 डिग्री है, साइन 30 1/2 होता है, तो यहाँ हो जाएगा ए इंटू 1/2 मतलब a/2। a/2 की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स रूट 3, तो a की वैल्यू हो जाएगी 4 टाइम्स रूट 3। ये 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो a आ गया। हमसे पूछा क्या है? एक्स कंपोनेंट पूछ रहे हैं। एक्स कंपोनेंट मतलब a cos थीटा की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो इसमें कुछ ज्यादा करने के लिए है नहीं। a cos थीटा कैलकुलेट कर देते हैं जल्दी से। a की वैल्यू है 4 टाइम्स रूट 3, और cos 30 की वैल्यू होती है रूट 3/2। ठीक है, एंगल यहाँ पर 30 डिग्री, रूट 3 हो गया, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 3, जो कि आ रहा है 6। तो अपना सी ऑप्शन करेक्ट हो गया है। आगे बढ़ते हैं बिना देर किए। ये क्वेश्चन भी जेईई मेंस 2023 का ही है। दो वेक्टर दे रखे हैं, एक ए वेक्टर है जिसकी वैल्यू हमको दे रखी है, इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वेक्टर बी, और तब हमको मिलता क्या है, 2j मिल जाता है। तो ठीक है, हम लोग जो ये कह रहे हैं वही कर लेते हैं। तो बी वेक्टर में से ये कह रहे हैं कि ए वेक्टर को जब सब्ट्रैक्ट करते हो तो 2j मिल जाता है। इसका मतलब है कि बी वेक्टर इक्वल होना चाहिए ए वेक्टर प्लस 2j के। पर ए वेक्टर तो हमें दे रखा है, ये है ए वेक्टर, इसकी वैल्यू है 2i प्लस 3j प्लस 2k, और प्लस 2j और कर रहे हैं। तो ये देखिए लाइक टर्म्स हैं, सेम डायरेक्शन वाले, तो यहां हो जाएगा 2i प्लस 5j और प्लस 2k। तो बी वेक्टर हमको मिल गया। लेकिन ये बी वेक्टर की वैल्यू ना पूछ करके उसका मैग्नीट्यूड हमसे पूछ रहे हैं। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको पता होगा, हम लोगों ने वेक्टर के लेक्चर्स देखे हुए हैं। तो ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, पहले स्क्वायर रूट लगा लेते हैं ऊपर, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, और प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो यहां पर होने वाला है 25, और प्लस 4 यहां से और 4 यहां से, तो ये हो जाएगा 8 अंडर रूट 33। ये पूरा आंसर आने वाला है रूट 33 ऑप्शन में। हाँ, ये ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी है अंडर रूट 33, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले ही प्रॉब्लम पे चलते हैं। टू फोर्सेस, फोर्सेस भी वेक्टर ही होते हैं बेचारे। तो दो फोर्सेस हैं हैविंग मैग्नीट्यूड्स, उनके मैग्नीट्यूड्स हमको गिवन है, ए और a/2। पहले का मैग्नीट्यूड इतना है, दूसरे का मैग्नीट्यूड इतना है, और आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब जो उनके बीच का एंगल है थीटा वो 90 डिग्री है। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं। देखिए, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो उसका सिंपल हमारे पास एक फॉर्मूला है, आर इक्वल टू पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस और दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो ठीक है, इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं।
पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ए ही है तो ए स्क्वायर, दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए बाई 2 है तो ए बाई 2 का स्क्वायर प्लस 2 ए और बी की जगह क्या लिख देंगे ए बाई 2, लेकिन कॉस थीटा जब रखेंगे तो ये आ जाएगा 0 क्योंकि थीटा तो 90 डिग्री है, कॉस 90 कितना होता है 0 होता है। तो इस वजह से ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा और बचेगा ही नहीं, तो फिर यहां पर बचेगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4। सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 5 ए स्क्वायर बाई 4 और पूरे पे स्क्वायर रूट लगाना है। तो क्या आंसर आने वाला है, रूट 5 आएगा, यहाँ पर ए आएगा और नीचे 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। ऑप्शन ढूंढिए कहां मिलेगा, ये सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम नंबर 4। दो वेक्टर्स हैं, एक है p वेक्टर नाम का, एक है q वेक्टर नाम का, और दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो पूछा है कि फिर m की वैल्यू बताओ। देखो अगर दो वेक्टर्स हैं, मान लीजिए p वेक्टर और q वेक्टर, और ये दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो क्या होना चाहिए, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, है ना। जो बेसिक लेक्चर्स थे उनमें मैंने बताया था कि अगर दो वेक्टर्स हैं और वो परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, नॉन जीरो वेक्टर्स होने चाहिए, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। तो हम इनका डॉट प्रोडक्ट जबरदस्ती 0 कर देते हैं, m को अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा इनको 0 करने के लिए, और m की वैल्यू बन जाएगी कुछ ना कुछ। तो चेक करते हैं, p वेक्टर की जगह क्या लिखते हैं, i प्लस, हालांकि मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं, शॉर्टकट में भी हम कर सकते हैं, लेकिन चलिए मैं लिख लेता हूं, 2mj प्लस mk डॉट 4i माइनस 2j प्लस mk दैट इज 0। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, केवल कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई होते हैं, i का कोएफिशिएंट यहां से और i का कोएफिशिएंट यहां से मल्टीप्लाई किए, तो ये हो जाएगा 1 टाइम्स 4, बीच में प्लस का साइन, फिर यहां का 2m आ रहा है और यहां से आएगा माइनस का 2, फिर k का कोएफिशिएंट पहले ब्रैकेट में है m और दूसरे ब्रैकेट में भी m इक्वल टू 0, तो ये होगा 4 प्लस नहीं माइनस 4m प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ यू हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m, और इसको सॉल्व करते ही हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां पर लिखता हूं मैं m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए इसको, यू गेट द वैल्यू ऑफ m, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 2m कर लीजिए, है ना, ठीक है, 2m कर लीजिए और प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो m कॉमन लीजिए, ये m माइनस 2 का होल स्क्वायर ही है मुझे लगता है, हाँ ठीक है, इसको आप लीजिए कॉमन, तो यहां से 2 आ गया, m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये m माइनस 2 दो बार आ रहा है, m माइनस 2 का स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि अगर किसी का स्क्वायर 0 है तो फिर वो खुद भी 0 ही होगा, इसका मतलब m माइनस 2 भी 0 होगा, और अगर m माइनस 2 0 हुआ तो m की वैल्यू हो गई 2, ठीक है, m इज इक्वल टू 2। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो देख रहे हैं जेईई मेंस कितने इजी क्वेश्चंस पूछ रहा है वेक्टर पे, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो लोग, पर आपका जो फंडामेंटल 5 लेक्चर्स मैंने अपलोड किए थे वो आपने प्रॉपर्ली अगर देखें तो क्वेश्चंस में ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, प्रॉब्लम नंबर 5। if the sum of two vectors is equal to the magnitude of difference, so if the magnitude of sum of two vectors, magnitude of, wait a moment, मैग्नीट्यूड मींस मॉड लगा लीजिए ऐसे, और किसका मैग्नीट्यूड है, दो वेक्टर्स के सम का, ये किसके बराबर है, ये कह रहे हैं कि ये मैग्नीट्यूड के ही बराबर है, किसके मैग्नीट्यूड के, दो वेक्टर्स के डिफरेंस के मैग्नीट्यूड, ऐसे ये चीज इक्वल है। तो कह रहे हैं ए और बी के बीच का एंगल बताइए कितना है, दो वेक्टर जो है ए और बी उनके बीच का एंगल कितना होगा, ठीक है। देखिए आप याद कीजिए जो क्लासेस थी, जो फंडामेंटल लेक्चर्स थे, उनमें मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी भी वेक्टर का खुद से डॉट प्रोडक्ट कर दें तो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिल जाता है, ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसी का इस्तेमाल हम यहां पर करने वाले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए दोनों साइड में क्या लिखे हैं, मैग्नीट्यूड्स लिखे हुए हैं, तो मैं क्या इनको दोनों साइड में स्क्वायर कर सकता हूं, मैग्नीट्यूड सर सिंपल नंबर्स, ये वेक्टर नहीं है, वेक्टर अंदर है लेकिन मैग्नीट्यूड लेने के बाद तो स्केलर हो गया, तो ये नंबर है, इनका स्क्वायर कर सकते हैं दोनों साइड में, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, तो स्क्वायर कर दिया,
तो ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर आना चाहिए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और अगर ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है तो क्यों ना हम इसको ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी लिखते हैं। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट खुद से लिख देते हैं। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो यहां से आएगा ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। इसी तरह से राइट हैंड साइड में आ जाएगा। ओके, तो राइट हैंड साइड में ही आ गया। अब आप दोनों तरफ चेक कर सकते हैं। देखिए ए डॉट ए वाला टर्म जो है दोनों साइड में पॉजिटिव साइन के साथ है, ये कैंसिल होगा और इसी तरीके से बी डॉट बी वाला टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव होता है, मतलब ए डॉट बी और बी डॉट ए में कोई फर्क नहीं होता। तो क्यों ना हम इसको 2 टाइम्स ए डॉट बी लिख लें। इसी तरह से राइट हैंड साइड में भी देखिए ये 2 बार लिखा है ए डॉट बी, मतलब बी डॉट ए भी ए डॉट बी ही है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 टाइम्स ए डॉट बी। तो क्या मतलब, किसी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट का डबल उसके खुद के ही नेगेटिव के बराबर है। कोई नंबर दुनिया में ऐसा होता है जिसका नेगेटिव उसके खुद के बराबर हो? एक ही नंबर होता है, वो है 0। इसका मतलब है कि ए डॉट बी 0 आएगा। या फिर आप ऐसे लिख लीजिए कि ये हो जाएगा 4 टाइम्स ए डॉट बी। 4 हटा दीजिए क्योंकि 4 तो 0 हो नहीं सकता, तो ए डॉट बी कम्स टू बी 0। और जैसा कि मैंने इससे पहले वाले प्रॉब्लम में भी बताया था कि दो वेक्टर्स अगर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, वो दो वेक्टर खुद से 0 नहीं होने चाहिए, मतलब नॉन जीरो वेक्टर्स होने चाहिए। तो ऑफ कोर्स ये नॉन जीरो वेक्टर्स ही होंगे, भले ही मेंशन नहीं किया उन्होंने, लेकिन अंडरस्टूड है ये बात। तो नॉन जीरो वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर्स आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर। ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। थीटा इज व्हाट? थीटा इज 90 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? बी। इसको आप ज्योमेट्रिकली भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। ये तो मैथमेटिकल तरीका हो गया प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ज्योमेट्रिकली कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं वो मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। देखिए मान लीजिए ये है एक वेक्टर, इसका नाम है ए वेक्टर, और इसके हेड पे मैं अगर बी वेक्टर लगाऊं, मान लेते हैं बी वेक्टर के बीच में 90 डिग्री एंगल नहीं है, कुछ और एंगल है। दो जो वेक्टर है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में 90 डिग्री के अलावा कुछ एंगल मान लीजिए। तो देखिए जो ए प्लस बी वेक्टर आप ड्रॉ करेंगे वो यही क्लोजिंग साइड तो होगी। अगर आपने ट्राइंगल लॉ वगैरह ठीक से पढ़े तो ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। और माइनस बी वेक्टर हम कैसे ड्रॉ करते हैं? बी वेक्टर को ही रिवर्स कर देते हैं, तो ये हमारा माइनस बी वेक्टर हो गया। और अब हम ट्राइंगल लॉ लगाएंगे तो यहां पर ए वेक्टर ये हो गया, माइनस बी वेक्टर ये हो गया, तो दिस क्लोजिंग साइड रिप्रेजेंट्स ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये जो डायग्राम है ना पूरा इतना, इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो एरो है उसकी लंबाई ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के एरो की लंबाई के बराबर नहीं आ रही है। लेकिन ये क्या इक्वल हो सकती थी? हाँ, ये बिल्कुल इक्वल हो सकती थी अगर बी वेक्टर ए वेक्टर के परपेंडिकुलर होता। मैं डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए ये आपका ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ए प्लस बी हम ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, और माइनस बी ड्रॉ करेंगे तो माइनस बी यहां पर हो जाएगा, ये माइनस बी वेक्टर हो गया। तो ए माइनस बी, दिस इज ए माइनस बी मीन्स ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो देखो अब आप देख पा रहे होंगे कि जो ए प्लस बी वेक्टर है उसका एरो और ए माइनस बी वेक्टर है उसका एरो बराबर लेंथ के आ रहे हैं। इसका मतलब है कि दिस मैग्नीट्यूड एंड दिस मैग्नीट्यूड आर इक्वल। तो दो वेक्टर्स हैं, उनका सम का मैग्नीट्यूड और उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड तभी बराबर होता है जब दोनों वेक्टर्स आपस में कैसे हो? परपेंडिकुलर हो। ये बात हम ज्योमेट्रिकली भी समझ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। तो जैसा कि देख रहे हैं कि ये जे एडवांस 2017 में पूछा गया है। यहाँ पर 3 वेक्टर्स हैं, पी वेक्टर, उसके बाद क्यू वेक्टर है, उसके बाद एस वेक्टर है, ठीक है, आर वेक्टर है।
तो कुल मिलाकर के 4 वेक्टर है, पी क्यू आर और एस। डायग्राम में कहाँ कहाँ है अभी समझ में आ जाएंगे। देखिए ये पॉइंट जो है वो ओ पॉइंट है, दिस पॉइंट जो ओरिजिन है वो ओ पॉइंट है। तो अगर मैं इसमें ट्राइंगल लॉ इस्तेमाल करूं, कहां पर ओपी वेक्टर, आप डायग्राम पर ध्यान दीजिएगा, ओपी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर, ये अगर हमारा डायग्राम है और दीज पॉइंट्स आर पी एंड क्यू, तो ये हमारा ओपी वेक्टर हो गया, ये ओ क्यू वेक्टर हो गया और ये हो जाएगा पी क्यू वेक्टर। तो ओपी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर क्या आएगा, ओ क्यू वेक्टर। ओपी वेक्टर को इन लोगों ने पी वेक्टर कहा है, डायग्राम में देखिए तो पी वेक्टर है। उसके बाद पी क्यू वेक्टर को इन्होंने कहा है, पता नहीं क्या कहा है, तो हम इसको पी क्यू वेक्टर ही लिख लेते हैं। और ओ क्यू वेक्टर को इन्होंने क्यू वेक्टर बोला है। तो पी क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर आ गया। और ध्यान से देखिए ये पी क्यू वेक्टर को इन लोगों ने आर वेक्टर लिखा है, तो ये आर वेक्टर हो गया। सो आर वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर, ये दे भी रखा है, क्वेश्चन में भी दे रखा है, ये इस डायग्राम के पास में लिखा हुआ है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। चलिए इतना काम हम लोगों ने कर लिया है। इसके अलावा ये जो पी एस वेक्टर है, इसको इन लोगों ने बी आर वेक्टर का, ये बी आर वेक्टर मल्टीप्लाइड है मतलब इसमें, ठीक है, ये बी आर वेक्टर है। तो अब हम ट्राइंगल लॉ लगाएंगे ट्राइंगल ओ पी एस में, ट्राइंगल ओ पी एस, इसमें हम ट्राइंगल लॉ लगाते हैं। क्या बनेगा, ओपी वेक्टर प्लस पी एस वेक्टर इज इक्वल टू ओ एस वेक्टर। ओपी वेक्टर को हम लिख देते हैं पी वेक्टर, पीएस वेक्टर को हम लोग लिख देते हैं बी आर वेक्टर, और ओएस वेक्टर को तो हम एस वेक्टर लिख ही रहे हैं, तो यहां से हमें एस वेक्टर की वैल्यू मिल रही है। अब हमारे जो ऑप्शंस उन पर ध्यान दीजिए, तो आप देख पा रहे होंगे कहीं पे भी आर वेक्टर नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि आर वेक्टर की जो ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से हमने कैलकुलेट की है, उसको हमें इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए। तो ठीक है, पहले मैं इक्वेशन 2 से एस वेक्टर की वैल्यू लिख रहा हूं। तो एस वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर प्लस बी टाइम्स आर वेक्टर, और ये होने वाला है पी वेक्टर प्लस बी टाइम्स आर वेक्टर की जगह लिख देते हैं क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर। टेक पी वेक्टर एज कॉमन, जब आप पी वेक्टर को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, इसके साथ यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा माइनस का बी और प्लस बी क्यू वेक्टर, बी क्यू वेक्टर। तो फाइनली क्या आ गया, एस वेक्टर कम्स टू बी पी वेक्टर, अपना ऑप्शन ध्यान दीजिए कौन, पी वेक्टर 1 माइनस बी प्लस बी क्यू वेक्टर, और ये हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। तो इस क्वेश्चन के भी डिफिकल्टी लेवल को अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा काम है, ट्राइंगल 2 बार लगाना, इससे ज्यादा और कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सवाल कहा जाएगा इसको जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें। तो कंक्लूजन हम यहाँ से ये ड्रॉ कर सकते हैं कि जो वेक्टर है चैप्टर है, वहां से जो क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली बहुत डिफिकल्ट नहीं आते हैं, सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको आपके फंडामेंटल्स क्लियर है तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई ज्यादा मुश्किल नहीं आने वाली। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि जो मैंने फंडामेंटल लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं उनको आप प्रॉपर्ली देख लीजिए, उसके बाद आप प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, आपको कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि आप प्रैक्टिस जरूर करें, जो भी चैप्टर पढ़ते हैं थ्योरी पढ़ने के बाद जम करके प्रैक्टिस करें प्रॉब्लम्स की। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आप केवल थ्योरी सुन करके या पढ़ करके आप चीजें सीख नहीं सकते, वहां पर आपको एक बार थोड़ी सी थ्योरी वगैरह देख ली और उसके बाद फिर प्रैक्टिस करनी है आपको प्रॉब्लम्स की। और अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिन के अंदर आप एक्सपर्ट हो जाएंगे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में।